हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत और अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे होंगे। ये हमारा आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि यूरोपियन कंपनियों का भारत में कैसे आगमन होता है और कब कब वो भारत में अपनी कंपनियां स्थापित करते हैं और कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं, कहाँ पे अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करते हैं। अगर जिस किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वहां से जाके उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि हमने हर एक चीज़ वहां पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस की है। ये जो हम आधुनिक भारत की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, सभी लेक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके इंडिया के किसी भी एग्जाम, आपका यूपीएससी, आईएएस, आपका स्टेट बीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या स्टेट के जितने भी अनदर एग्जाम होते हैं, उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेंगे, क्योंकि हम इसमें हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कुछ भी इन टॉपिकों में से कुछ भी ना छूटे। और साथ में आपका जो यूपीएससी का मेंस या स्टेट बीसीएस का जो मेंस होता है, उसमें भी आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे एक लाइक ज़रूर करना और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर मेरी वीडियो को शेयर करना और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। जितने भी अपकमिंग लेक्चर या वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उस लेक्चर में हम समझेंगे कि गवर्नर जनरल क्या होता है और जो वाइसराय है, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है, अच्छे से हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि अंग्रेजों का भारत में लगभग 350 साल तक अंग्रेज भारत में रहे। अंग्रेज आए कब थे? 1600 में भारत में आए। 1599 में अंग्रेजों का पहला व्यक्ति भारत में आता है और 1947 में जाके अंग्रेज भारत से चले जाते हैं। तो लगभग 350 साल का जो टाइम पीरियड है अंग्रेजों का भारत में रहता है। तो हम देखेंगे पहले कि बंगाल में अंग्रेजों का गवर्नर, सबसे पहला गवर्नर कब बना। बंगाल में अंग्रेजों के गवर्नर, पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बनता है। इसका जो टाइम पीरियड था ये था 1757 से 1760, और लेकिन ये बीच में फिर वापस चला जाता है इंग्लैंड, और उसके बाद जब ये वापस आता है तो उसको फिर से गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। जब ये बनता है दूसरी बार बनता है 1765 से 1767 तक, फिर से बंगाल का गवर्नर बनता है। प्लासी के युद्ध 1757 के समय अंग्रेजों का जो बंगाल में मुख्य पद होता था उसको क्या बोलते थे? ड्रैप बोलते थे। जो बंगाल में अंग्रेजों का मुख्य पद होता था प्लासी के युद्ध से पहले, उसको ड्रैप बोलते थे। प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों को। जो प्लासी का युद्ध होता है वो सिराजुद्दौला, जो आपके बंगाल के शासक होते हैं, और अंग्रेजों को जो ये आपका प्लासी का युद्ध होता है उसमें लीड करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका लॉर्ड क्लाइव, जो कि आपको सिराजुद्दौला को हरा देता है उस युद्ध में, क्योंकि वहाँ पे जो सिराजुद्दौला के जितने भी दूसरे सेनापति या जितने भी सहायक होते हैं वो सिराजुद्दौला का साथ नहीं देते हैं। जब हम आपका बंगाल, मराठा, मैसूर, सिख, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो उसमें हम किस तरह से बंगाल के साथ युद्ध हुए अंग्रेजों के, और मराठा के साथ, मैसूर के साथ, सिखों के साथ, ये हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध होता है, जहाँ पे क्या होता है? अंग्रेजों की विजय होती है। प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है कि लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है, और 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की संधि होती है किसके साथ? इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम जो कि आपका मुगल बादशाह होता है, और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको प्राप्त होती है? फिर अंग्रेजों को प्राप्त होती है। ये जो इलाहाबाद की संधि होती है, इसके पीछे जो आपका बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, जहाँ पे क्या होता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। जो भारत की सबसे पावरफुल शक्ति, जो पावरफुल एम्पायर होता है उस टाइम, साम्राज्य होता है, शासक होते हैं मराठा आपके बक्सर के युद्ध में क्या होता है? अंग्रेजों से हार जाते हैं। ये चीज़ हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम।
श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह जो था ये क्लाइव के टाइम पे शुरू होता है। क्लाइव ने क्या किया, जो अंग्रेजों के जितने भी सैनिक होते थे, जो आपके कुछ लोग शासक, जितने भारत के शासक थे, उनके भी सेवा देते थे, वहाँ पे उनको टैक्स मिलता था, और जो अंग्रेजों की तरफ से भी क्या मिलता था, उनको पेंशन मिलती थी। उसको क्या कर दिया, लॉर्ड क्लाइव ने ख़त्म कर दिया। इसीलिए जो अंग्रेजी जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। उस विद्रोह को क्या नाम दिया जाता है, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कर दिया, लॉर्ड क्लाइव ने फिर दबाया था, और सैनिकों की आवाज़ वहाँ पे नीची रह गई थी। आपके 1765 में आगे देखते हैं हम। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन डीआरची लागू कर दी इसने, जिसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। डीआरची द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत की थी। हम देखेंगे कि द्वैध शासन क्या होता है, ये हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एक्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद आपके चार्टर्ड एक्ट आते हैं, उसके बाद आपका भारत शासन अधिनियम जो आते हैं। ये चीज़ें हम जब डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है। बड़ी बड़ी नींवें रखने वाले की संज्ञा वर्क एक महोदय थे, जिन्होंने क्लाइव को क्या बोला कि ये बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला व्यक्ति है। किसने बोला था, वर्क ने। ये हो सकता है कि यूपीएससी या आपके स्टेट बीसीएस के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें स्टेटमेंट की तौर पे आपको पूछा जाए कि बड़ी बड़ी नींवें रखने वाले व्यक्ति की संज्ञा किसको दी थी, क्लाइव को दी थी। किसने दी थी, वर्क ने दी थी। जब भारत से इंग्लैंड वापस गया था तो उसे आत्महत्या कर ली थी। ये इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था लॉर्ड क्लाइव भारत से जाने के बाद, तो इसने क्या कर दिया था, जब ये इंग्लैंड वापस गया था आत्महत्या कर दी थी। उसके बाद जो दूसरे गवर्नर बनते हैं, बंगाल के गवर्नर बनते हैं, वो पेंसी टाट। 1764 में बक्सर के युद्ध में जो गवर्नर था, उस टाइम गवर्नर था अंग्रेजों का पेंसी टाट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड रहता है आपका 1772 से 1784 तक, आपका 1772 से 1784 तक क्या रहता है, वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड रहता है। बंगाल के गवर्नर, अंतिम गवर्नर बनते हैं ये बंगाल के। और उसके बाद इसने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके जब ये भारत में आता है उस टाइम क्या होता है, इंग्लैंड में एक एक्ट ये पास करते हैं। उस एक्ट को क्या नाम बोलते हैं, उस एक्ट को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता है, उसमें क्या होता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को बढ़ावा देना। जो यहाँ पे पहले भारत में क्या कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन कर रही थी, भारत में काम कर रही थी। लेकिन जो ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है, ये क्या करता है, ब्रिटिशर जो कंपनी थी भारत में, उसके कुछ शक्तियाँ कम करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेट करने का मतलब होता है कि आपका ब्रिटिशर जो आपका वहाँ पे शासक था, वो फिर क्या करेगा, भारत में जो कंपनी है उसको रेगुलेट करेगा। यहाँ पे तीनों प्रेसिडेंसियों में समन्वय स्थापित करने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई और बम्बई तथा मद्रास को इसके अधीन कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई, और उसके अंदर बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थे, जो प्रिंसली स्टेट या प्रेसिडेंसियाँ बोलते हैं, जिनको प्रांत बोलते हैं, उनके अंदर, बंगाल के अंदर कौन कौन से आगे, फिर आपके बम्बई और मद्रास आगे। आई होप कि मैं आपको अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूँ और आप लोगों को समझ आ रही होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर तीनों प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण रखने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के तहत, आपको पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। कब बना था, 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1773 में। जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे, और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था चैम्बर्स और लेम्स्टर और हाइट। ये 3 व्यक्ति थे जो अन्य न्यायाधीश थे, किसके साथ, इम्पे के साथ। कहाँ पे पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया, कोलकाता में। कब, 1773 में। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। जस्टिस सर्विस का जो फादर बोलते हैं, उसको वॉरेन हेस्टिंग को भारत में जस्टिस सेवा का, सर्विस का फादर बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
1781 में क्या हुआ, कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना करते हैं ये, जिसमें अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद क्या होता है, 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय संस्कृति को समझना था। वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्ज़ाम में, इसमें से जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। 1784 में क्या हुआ, विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बंगाल में, और इसका जो उद्देश्य था ये था भारतीय संस्कृति को क्या किया इन्होंने, समझना था। इस सोसाइटी द्वारा पहली अनुमोदित पुस्तक, इस सोसाइटी ने पहली पुस्तक कौन अनुमोदित की, भगवत गीता। उसके बाद दूसरी जो इन्होंने पुस्तक अनुमोदित की उसका नाम था हितोपदेश। याद रखना है आप लोगों को। वॉरेन हेस्टिंग भारत का एक माओ गवर्नर था। माओ एक कम्युनिटी थी, कहाँ पे, इंग्लैंड में। उस जनजाति का, उस कम्युनिटी का ये क्या था, गवर्नर था। भारत में पहला एकमात्र माओ गवर्नर रहता है ये भारत में, जिसे बर्क ने महाभियोग का मुकदमा चलाया। बर्क ऐसे महोदय थे, वो हर एक चीज़ के ऊपर देखते रहते थे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया, बीच में शुरू कर दी। लेकिन जो आपकी ब्रिटिशर की जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे क्या कर दिया, उसको दोष से मुक्त कर दिया। किसको, वॉरेन हेस्टिंग को। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे आते हैं हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड रहता है, हम इसमें अच्छे से इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अच्छे से डिटेल में देखेंगे हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका टाइम पीरियड होता है 1786 से 1793। इसने भारत में सिविल सेवा, ICS, इंपीरियल सिविल सर्विस, उस टाइम आपके जो IAS की सर्विस होती है उसको आप बोलते थे ICS, इंपीरियल सिविल सर्विस की शुरुआत की किसने, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1853 में प्रारंभ हुई। लेकिन प्रारंभ में जो ये परीक्षा होती थी, कहाँ पे होती थी, इंग्लैंड में होती थी। केवल इंग्लैंड में ICS की परीक्षा होती थी। लेकिन 1923 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा हेतु इंग्लैंड एवं भारत दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा शुरुआत की गई। 1926 में फिर क्या हुआ था, भारत में पहली परीक्षा करवाई गई थी, और 1923 से क्या हुआ, भारत और इंग्लैंड दोनों में क्या कर दिया था, आपका ICS की परीक्षा लेना शुरू कर दी गई थी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय ICS अधिकारी थे। अरविंद घोष ने भी ICS की परीक्षा दी थी, जिसमें वो घुड़सवारी, उस टाइम घुड़सवारी की भी परीक्षा होती थी, उसमें वो पास नहीं कर पाए थे उस चीज़ को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी ये परीक्षा पास की थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसके बाद त्यागपत्र दे दिया था। प्रारंभ में इस परीक्षा में बैठने का अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, लेकिन वायसराय लिटन, हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ पे जब हम ICS की डिटेल में देख रहे हैं तो ICS के तब ये टॉपिक यहाँ पे हमें मिलता है, और जब हम वायसराय लिटन के बारे में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। इसने क्या किया था, पहले ये जो ICS की अधिकतम आयु होती थी 23 वर्ष होती थी, लेकिन वायसराय लिटन ने क्या कर दिया, इसका टाइम पीरियड है आपका 1876 से, सॉरी ये 1880 है, 1880 में इसने घटाकर क्या कर दिया था, 19 वर्ष कर दी थी। ICS की आपकी आयु कर दी थी इसने। जो सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है भारत में, लॉर्ड क्लाइव को, और पुलिस सेवा का जनक भी किसको कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव को। ये आपके जितने भी स्टेट या आपके SSC के जितने भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, इस तरह से पूछा जाता है कि सिविल सेवा का जनक कौन सा है, और पुलिस सेवा का क्या है, जस्टिस सेवा का कौन सा है, जस्टिस सर्विस का क्या है। न्यायिक सेवा का वॉरेन हेस्टिंग, ये हमने देखा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 1793 में स्थायी बंदोबस्त, जो हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म जितने भी हुए, हम इनको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी एक हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। आपका स्थायी बंदोबस्त, आपका जिम्मेदारी व्यवस्था, आपका मालबाड़ी, रेतबाड़ी, वो सारी सिस्टम क्या क्या थे, किस तरह से वो लागू होते थे, कहाँ कहाँ पे वो लागू होते थे, हर एक चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो स्थायी बंदोबस्त था वो कब किया, शुरुआत भारत में 1793 में उसको लागू कर दिया गया। 1793 में कॉर्नवालिस कोड भी जारी किया, जो कि शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित था। इसने क्या कर दिया, शक्तियों का पृथक्करण किस तरह कर दिया, इसने
कर प्रशासन और न्याय प्रशासन में इसने अलग अलग कर दिया। जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन थी, इसको क्या कर दिया इन्होंने, सेपरेट कर दिया। पहले ये चीज़ एक ही व्यक्ति देख रहा था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, फिर सेपरेट कर दिया। दो डिपार्टमेंटों में इसने डिवाइड कर दिया, दो विभागों में बांट दिया। इसको क्या कहते हैं, शक्तियों का पृथकीकरण। सॉरी, ये किसकी नहीं है, ये इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बंगाल के गवर्नर आते हैं वो है गवर्नर जनरल सर जॉन शोर। सर जॉन शोर जो है, इनका टाइम पीरियड है आपका 1793 से 1798। इसे भारत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसने किसी भी तरह का हस्तक्षेप भारत में नहीं किया। जैसे चल रहा था उसी तरह से चलता रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड बेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है, ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है। जो लॉर्ड बेलेस्ली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1798 से 1805 तक इसका टाइम पीरियड है। अत्यधिक साम्राज्यवादी था ये। साम्राज्यवादी भारतीय राज्यों का विलय करने में के लिए इसने क्या किया, सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस लागू कर दी। इसने सहायक संधि प्रणाली इसने लागू कर दी। मैं समझाऊंगा कि सहायक संधि क्या होती है, सहायक संधि प्रणाली क्या है। उद्देश्य भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित करना और फ्रांसीसियों का भय समाप्त करना। फ्रांसीसियों का भय कैसे था इनको, फ्रांसीसी क्रांति 1799 के बाद ब्रिटिशर के साथ साथ भारत पर भी फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय बना हुआ था। क्यों बना हुआ था, क्योंकि जो आपके मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से मदद मांगने की आशंका को बल प्रदान किया था। जब हम टिप्पू के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने नेपोलियन के साथ हाथ मिला लिया था। इसीलिए क्या हुआ, बेलेस्ली को क्या था, भय था। इसीलिए इसने क्या किया, सहायक संधि प्रणाली शुरुआत की। सहायक संधि में होता क्या था, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को क्या होता था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेते थे, अंग्रेज लेते थे। अंग्रेजों की होती थी। और देशी राज्यों को अपने क्षेत्र में अपने ही खर्चे पर एक सहायक सेना रखनी पड़ती थी जो कि अंग्रेजों की होती थी। और देशी राज्यों को ही विदेश नीति और स्वतंत्रता अंग्रेजों के हाथों में चली जाती थी। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी होती थी और जितनी भी फ्रीडम होती थी, वो क्या होता था, आपके अंग्रेजों के हाथों में चली जाती थी। ये है आपकी सहायक संधि। अब देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य थे उस टाइम जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर दी थी। राज्य आपके हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। उसके बाद मैसूर ने 1799 में, उसके बाद अब्द 1801 में, पेशवाई ने आपका 1802 में, उसके बाद भोंसले ने 1803 में, सिंधिया 1804 में। ICS में भर्ती युवकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1800 में क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जो ICS के युवक थे उसके प्रशिक्षण के लिए क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भारत में की गई। तो ये आपको मैंने बताया कि कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने क्या किया, आपका सहायक संधि स्वीकार कर दी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज़ें डिटेल में अच्छे से क्लियर हो। अब नेक्स्ट गवर्नर जो आते हैं सर जॉर्ज बार्लो, जिसका टाइम पीरियड होता है 1805 से 1807 तक। इसने क्या किया, इसके समय में सोल्जर जो सैनिक होते हैं उन्होंने 1806 में क्या किया, वेलोर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है, मैं जब आपको मराठा के बारे में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस किस के बीच एंग्लो मराठा जो वॉर होती है अंग्रेजों और मराठों के बीच होती है। उस टाइम मराठों का कौन सा शासक होता है उसके अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे। ये कब से स्टार्ट होती है, 1803 से 1805 में, क्योंकि 1805 में क्या होता है, आपका लॉर्ड बेलेस्ली वापस चले जाते हैं। तो फिर जो एंड होता है इस वॉर का वो जो जॉर्ज बार्लो होते हैं इसके टाइम पीरियड में होता है। और नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं बंगाल के, ये है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड होता है आपका 1807 से 1813 तक। इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि होती है किसके साथ, आपके रंजीत सिंह के साथ, जो कि सिखों के उस टाइम कमांडर थे। 1809 में अमृतसर की संधि होती है।
और उसके बाद इसी के टाइम पीरियड में चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, जो भारत में चार्टर्ड एक्ट आता है 1813 का, उसको एंड कर दिया जाता है। और उसमें एक चीज़ एंड कर दी जाती है, उसमें आपका एकाधिकार, मोनोपोली जो होती है, जिस टाइम आपके जो ब्रिटिशर की जो जितने भी आपकी ब्रिटिशर व्यापारी होते थे, ब्रिटिशर की जितनी भी फैक्ट्री होती थी, वहीं से ही सामान को बेचा जाता था उस टाइम। क्योंकि इंडिया की उस टाइम इतना इंडिया में कोई भी फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पा रहे थे, तो इसी वजह से क्या किया अंग्रेज़ों ने, भारत को भी बढ़ावा देने के लिए, भारत के व्यापारियों को भी बढ़ावा देने के लिए क्या किया, मोनोपोली को समाप्त कर दिया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बाजार में अगर मोनोपोली रहेगी तो वो अपने हिसाब से ही रेटों का निर्धारण करेंगे। तो देखेंगे आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग। इसका जो टाइम पीरियड है 1813 से 1823, इसने नेपाल से युद्ध किया। इसके समय में क्या होता है, नेपाल के साथ युद्ध होता है। कब होता है, पहला एंग्लो नेपाल वॉर कब होती है, आपकी होती है 1814 से 1816 में, ब्रिटिशर और नेपालियों के बीच पहली वॉर होती है। इसमें क्या होता है, इस युद्ध की समाप्ति संगोली की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में भी हमारे नेपाल के साथ उस तरह से अच्छे से रिलेशन नहीं चल पा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत अभी अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है। पहले नेपाल वॉर में संगोली की संधि हुई थी, जिसमें भारत को कौन कौन से एरिया मिले, गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये सारे इलाके क्या हुए, भारत को प्राप्त हुए। उस टाइम ये क्या थे, पहाड़ी राज्यों के पास थे। पहाड़ी जितने भी राजा थे, जितने भी आपके शासन कर रहे थे पहाड़ी राज्य, उनके पास ये जगहें थी। कौन कौन सी, गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, आपका नैनीताल, ये सारे इलाके आपके नेपाल के अंदर जितने भी पहाड़ी राज्य थे उनके अंदर आते थे। और आपकी जो नेपाल के साथ पहला युद्ध हुआ, संगोली की संधि हुई, ये सारे एरिया क्या हो गए, फिर भारत में मिल गए। उसके बाद इसने क्या किया, पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी क्या होते थे, पिंडारी होते थे जो लुटेरे होते थे। कभी आपको लगता था कि जैसे राजा महाराजा कहीं से जा रहे हैं या महारानी वगैरह कहीं से जा रहे हैं, तो उनको बीच में लोग घेर के जो चोरी कर लेते थे, लुटेरे बोलते थे उनको, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे। उनका क्या किया, उन्होंने दमन किया। इसके साथ एक और व्यक्ति था जिन्होंने पिंडारियों का दमन किया, ये लॉर्ड हेस्टिंग और टॉमस हिस्लोप, इन दोनों ने क्या किया, पिंडारियों का दमन किया। जो ये पिंडारी शब्द है, ये मराठी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, इसने मराठा संघ का अंत किया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतारकर कनूर के समीप बिठूर भेज दिया और सतारा की गद्दी शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दी। किसने दी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। ट्रीटी ऑफ पुणे, इसी के टाइम में ट्रीटी ऑफ पुणे होती है, किसके साथ, पेशवाओं के साथ ट्रीटी ऑफ पुणे की संधि होती है 1817 में, किसके साथ, अंग्रेजों और पेशवाओं के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हम इस वीडियो में लास्ट देखेंगे। इसके बाद जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, जहाँ पे क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल स्टार्ट होते हैं, तो हम उसका जो टाइम पीरियड है वो उसके अंदर देखेंगे। ये लास्ट आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, इसका जो टाइम पीरियड होता है 1823 से 1828। फर्स्ट एंग्लो वर्मीज वॉर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वर्मा के साथ वॉर होती है, कब होती है, 1824 से 1826 में। इसमें क्या ट्रीटी होती है, एक गंदाबो की संधि, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है और स्टेट बीसीएस ने भी पूछा है, और हाल ही में जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। जो ट्रीटी गंदाबो की ट्रीटी हुई थी, ये पहले ही आपके बर्मा वॉर में हुई थी, जो 1824 से 1826 में हुआ था। 1826 में ये ट्रीटी हुई, जिसमें जो आपका बर्मा है, बर्मा आपके म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, उसका जो लोअर बर्मा था उसके साथ क्या हुई, ट्रीटी हुई। तो उसमें जो लोअर कोस्ट था, आपका सदर्न कोस्ट था, वहाँ पे क्या था, अंग्रेज़ों ने फिर रूल करना शुरू किया था। और मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, 1935 में बर्मा को क्या किया था, अंग्रेज़ों ने आज़ाद कर दिया था। जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, उसमें बर्मा को आज़ाद करने के लिए भी आपकी शर्तें रखी गई थी। और उसके बाद क्या होता है, एक्वाजाइजेशन ऑफ मलाय पेंसुला। मलाय जो पेंसुला था ये क्या हुआ, ये आपका थाईलैंड में पड़ता है, और साथ में आपका भरतपुर, इनको क्या कर दिया, इन्होंने एक्वायर कर लिया, अपने अंडर मिला दिया। किसको, मलाय पेंसुला मतलब प्रायद्वीप होता है, ये मलाया वाला प्रायद्वीप, और भरतपुर आपका राजस्थान वाला एरिया पड़ता है, जिसको लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम क्या कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने अंडर मिला दिया।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने अच्छे से इसमें हर एक चीज़ को, हर एक गवर्नर के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वाइस राय के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।